आप देख रहे हैं एक लंबी उड़ान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई मज़ेदार सीख देने वाली कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है एक लंबी उड़ान। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। क्या हाल है मैडम? किन ख्यालों में गुम है? नीतू ने सरिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सरिता लॉन में कुर्सी पर बैठी थी और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए नीतू को आते हुए देख नहीं पाई थी। अरे यार, मैं कहीं गुम नहीं थी। अंदर थोड़ी ठंड लग रही थी तो सोचा बहुत दिनों के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं तो धूप ही सेक लूं। और साथ ही तेरा और लीना का ही इंतजार कर रही थी। तू अकेली ही आई है या लीना अंदर कुछ काम कर रही है? लीना को भी लेकर आई हूँ। उसका किसी का फोन आ गया तो वो बात कर रही है, अभी आ रही होगी। नीतू ने कहा तो सरिता मुस्कुरा दी। अब तू बता कि क्या सोच रही है? झूठ मत बोलना मुझसे। तुझे पता है ना, मैं चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। नीतू ने कहा तो सरिता बोली, हाँ दादी अम्मा, मुझे तो बचपन से ही पता है तेरी ये खासियत। क्यों इसे दादी अम्मा की उपाधि से नवाजा जा रहा है भाई? मुझे भी तो कुछ पता चले। सरिता कुछ बोलती उससे पहले ही लीना ने पीछे से कहा, आ, तू भी आ जा, तेरा ही इंतजार हो रहा था। सरिता ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर दोनों क्या सीरियस डिस्कशन कर रही हो कि चेहरे पर टेंशन ने अपना डेरा जमा लिया है? देखा, लीना भी वही कह रही है। अब जल्दी से बता क्या हुआ? कहकर दोनों सरिता की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। यार, बात यह है कि विनय को ऑफिस के काम के से 2-3 महीने के लिए फ्रांस जाना है। तो वो कह रहा है कि शीना भी साथ जाने की जिद कर रही है। अगर शीना और बच्चों को ले जाता हूँ तो काफी सारा बेकार का खर्च हो जाएगा। इसीलिए दीदी, आप तब तक बच्चों को अपने पास रख लो या आप यहीं घर पर आ जाओ। मैंने कहा कि सोच कर बताऊंगी। तो अब तुम दोनों बताओ क्या करना चाहिए? जो तेरा मन चाहे वो कर, हम तो हमेशा तेरे साथ हैं। वैसे भी विनय ने तुझे हमेशा रेस्पेक्ट दी है, और तू बताती है कि तू खुद ही उनसे अलग रहती है, तो लड़ाई वाली कोई बात तो है नहीं। क्यों लीना, मैं ठीक कह रही हूं ना? तुम दोनों अपनी जगह सही हो, पर शीना की फैमिली की सोच अलग है। तभी मैंने विनी की मर्जी के बिना अलग रहने का सोचा था। सरिता जैसे बोलते बोलते अतीत की कोई कड़वी बात याद करने लग गई। फिर तो सरू ऐसा कर, बच्चों को अपने पास ले आ। यहीं से उनका स्कूल वगैरह भेजने का इंतजाम हम कर ही लेंगे। वैसे पहले विनय को बोल कि बच्चों को उनके नाना नानी के पास भेज दो। शीना को भी तसल्ली रहेगी। फिर देख तेरा भाई क्या कहता है। लीना ने अपनी बात रखी। हाँ, तो ठीक कह रही है यार। ऐसा कहना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे लिए तो विनय के बच्चे मेरे बच्चे ही हैं। पर शीना ऐसा समझे ये जरूरी नहीं। सरिता ने अपनी बात पूरी की। अब उसके चेहरे से सोच के बादल हट गए थे और उसकी जगह अब हंसी ने ले ली थी, क्योंकि अब एक बार फिर से तीनों सहेलियां अपने बचपन की यादों में खो गई थी। तीनों सहेलियां एक ही शहर और एक ही मोहल्ले और आगे पीछे के गलियों में रहती थी। एक ही स्कूल से तीनों की पढ़ाई हुई। तीनों की मम्मी पहले सहेलियां बनी और फिर ये तीनों। स्कूल से आकर शाम को फिर तीनों साथ ही खेलती। सरिता को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। लीना उतनी ही शांत थी और सबसे ज्यादा शैतान थी नीतू। सरिता इन दोनों के सिवा किसी और से ना ही ज्यादा बात करती थी और ना ही किसी चौथी लड़की को सहेली बना पाई। लीना शांत तो समझदार काफी थी। सब उसको दोस्त बनाना चाहती थी और कई सहेलियां थी भी, जिसकी वजह से आए दिन सरिता की झड़प होती रहती थी। नीतू की शैतानियां स्कूल से आकर भी चलती रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल में तो डांट पड़ती ही थी और घर पर तो कभी कभार मम्मी से पिटाई भी हो जाती। जैसे जैसे बड़ी होती गई, तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। ऐसा नहीं था कि कभी तीनों की आपस में लड़ाई नहीं होती थी। होती थी, पर 1-2 दिन से ज्यादा लड़ाई टिकती नहीं थी। लड़ाई कोई भी करता, पर दोबारा दोस्ती के लिए पहल नीतू या लीना को ही करनी पड़ती थी, क्योंकि तीनों को पता था कि सरिता किसी और से बात भी नहीं करती। फिर उनको भी उसके बिना मजा नहीं आता था। कॉलेज खत्म होने के बाद नीतू के पापा ने उसकी शादी कर दी। उसका पति सरकारी बैंक में मैनेजर था। नीतू आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके पापा को लड़का और परिवार बहुत पसंद आ गया था, और लड़का भी नीतू की खूबसूरती पर फिदा ही हो गया था जैसे।
तभी तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया और नीतू दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल से शुरू शुरू में तो जल्दी जल्दी उसका चक्कर लग जाता था, तो अपनी सहेलियों से मिल लेती थी, पर धीरे धीरे कम हो गया और फिर उसके पति का ट्रांसफर हो गया। पर सरिता और लीना को वो चिट्ठी लिखकर अपना एड्रेस बताती तो वो दोनों भी चिट्ठी के जरिए खैरियत पूछ लेते। सरिता ने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया और लीना ने एमए हिंदी में। धीरे धीरे नीतू का चिट्ठियों को जवाब आना कम हो गया और मायके आना भी। तब तो फोन भी किसी किसी के घर ही होते थे। एमए के पहले साल में ही लीना की भी शादी हो गई थी। उसने पेपर अपनी शादी के बाद दिए थे। उसके पति एक शिक्षक थे तो पढ़ाई का महत्व समझते थे। शादी में सरिता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सरिता फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गई, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। अभी पेपर खत्म ही हुए थे। सरिता के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए, तो वापस लौटते हुए चाचा के साथ उनकी कार में बैठ गई। रास्ते में उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। सबकी वहीं पर मौत हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि इसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। घर में छोटा भाई विनय, जो कॉलेज के पहले साल में था, और उससे छोटी आशा, जो दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर थी। जहाँ एक बार बैठा तो वहीं पूरा दिन बैठी रहती थी। वो बोलती तो थी पर किसी को समझ नहीं आता था कि क्या बोल रही है। उसके सारे काम सरिता या उसकी माँ ही किया करते थे। 13वीं के बाद सरिता के मामा मामी ने उन्हें साथ चलने को कहा तो सरिता ने मना कर दिया। कुछ दिन बुआ रही, फिर वो भी चली गई। दोनों मौसी और मौसा जी ने भी कहा कि साथ चलो, पर आशा को कहीं ले जाना ठीक नहीं लग रहा था सरिता को, इसीलिए अपना घर उसे ज्यादा महफूज लग रहा था। आशा और अपने लिए ये अच्छा था कि घर उनका अपना था। उसके मम्मी पापा की थोड़ी बहुत सेविंग तो थी, पर उससे कितने दिन चलेगा। यही सोचकर विनय ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की बात सरिता को बताई, तो उसने मना कर दिया। एक गुस्सैल लड़की एक ही दिन में शांत हो गई थी। परिस्थितियां इंसान को बदल ही देती हैं, और ये बदलाव कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत बुरा भी हो सकता है। ये तो इंसान की समझ पर होता है कि वो कैसे ढलता है। काफी सोच विचार के बाद सरिता ने अपनी आगे की पढ़ाई रेगुलर ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस से करने का सोच लिया था। विनय की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए वो घर पर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और साथ ही आशा का भी ध्यान रख लेती। इनके सेकंड फ्लोर पर एक रूम सेट बना हुआ था, जो उन्होंने नीतू के किसी रिश्तेदार को किराए पर दे दिया। बस पति पत्नी थे तो उनके लिए एक कमरा ही काफी लगा। ऐसे ही महीने पर महीने बीतते गए और सरिता ने एमए करने के बाद सरकारी स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर दिया और साथ ही घर के पास के स्कूल में पढ़ाने लगी। विनय दीदी की सुबह पूरी हेल्प करता। सरिता सुबह 7 बजे जाती और 2:30 बजे वापस आ जाती। सुबह उठकर विनय और आशा के लिए खाना बनाती और अपना साथ ले जाती। विनय 8:30 जाता था। सरिता के जाने के बाद आशा को उठाता, तब तक पड़ोस से आंटी आ जाती। वो उसको सब काम करवा कर नहला देती थी। फिर विनय उसको चाय और नाश्ता खिलाकर कॉलेज चला जाता। पीछे आशा का ध्यान आस पड़ोस के लोग रख लिया करते। वो वक्त अलग ही था। सब पड़ोसी परिवार की तरह रहते थे। कभी कोई दादी आशा के पास आ बैठती तो कभी कोई आंटी या भाभी। कई बार किराए पर रहने वाली भाभी आ जाती। बस ऐसे ही सबकी मदद से सरिता नौकरी कर पा रही थी। घर आकर सरिता खाना खाकर थोड़ा आराम करती, फिर 4 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ती रहती। शाम का काम विनय संभाल लेता, दीदी को चाय बनाकर देना, रात के लिए दाल या सब्जी बनाना वगैरह। विनय का कॉलेज खत्म हुआ और उसने एक कंप्यूटर कोर्स करने का मन बना लिया। तब कंप्यूटर अपनी जगह बना चुका था। सरिता ने अपने भाई के भविष्य को देखकर हामी भर दी। इस दौरान 2 बातें हुई। एक तो ये कि सरिता को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, और दूसरी ये कि आशा ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया था। एक दिन रात को सोई तो सोती ही रह गई। कुछ भी तो नहीं हुआ था उसको। आस पड़ोस के सब लोग दुख की घड़ी में अपने आप ही सारी जिम्मेदारियां आपस में उठा लेते थे। सबने सरिता और विनय को सांत्वना दी। आशा को मुक्ति मिल गई है अपने दुखों से। तुम दोनों हौसला रखो और एक दूसरे की हिम्मत बनो। जिंदगी एक बार फिर अपने पुरानी पटरी पर आ गई। विनय बहुत मेहनत कर रहा था।
कुछ घंटे कंप्यूटर क्लास के लिए जाता, बाकी घंटे होम ट्यूशन पढ़ाने लगा था। सरिता ने जल्दी ही अपने भाई को कंप्यूटर ला दिया, जिससे वो घर पर प्रैक्टिस कर पाए। दोनों भाई बहन की मेहनत रंग लाई और विनय की पहली नौकरी चेन्नई लगी। विनय जॉब के साथ साथ और कोर्स भी करता रहा। विनय को अपने साथ काम करने वाली शीना से प्यार हो गया। वो चाहता था कि पहले दीदी की शादी हो, पर सरिता को तो विनय का पहले घर बसाना था। सो शीना और विनय की शादी भी हो गई। शादी के कुछ टाइम बाद विनय ने नोएडा की एक कंपनी में जॉब कर ली। शीना को भी जल्दी ही नोएडा में ही जॉब मिल गई। सरिता के लिए कई रिश्ते आए, पर उसकी अपनी इच्छाएं खत्म हो गई थी। वो मना करती चली गई। नीतू से तो उसका बराबर संपर्क बना रहा, पर लीना से बात उतनी नहीं हो पाती थी। 7-8 सालों में काफी कुछ बदल गया था। अब तो फोन भी सबके घर ही था। लीना से बात करने की कोशिश भी की, पर कोई न कोई बहाना बनाकर दूसरी तरफ से टाल दिया जाता। नीतू ने शादी के बाद पति की मदद से एमए तो कर ली, पर सास ने नौकरी करवाने से इनकार कर दिया और कोई ना कोई कारण ढूंढ निकालती उसको सताने के लिए। धीरे धीरे उसका पति अपनी माँ से नीतू की शिकायतें सुन सुनकर उस पर हाथ उठाने लगा। इधर शीना घर के सारे काम सरिता के लिए छोड़कर ऑफिस चली जाती। सरिता चुपचाप सब करती रहती। विनय ने शीना को समझाना चाहा, पर कभी समझी नहीं। तो विनय ने एक मेड रख दी जो घर के सब काम करती और खाना बनाती। शीना ने पहले एक बेटे, फिर 3 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। सबको अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी सरिता। शीना ने विनय के कहने पर नौकरी पहले ही छोड़ दी थी। विनय का प्रमोशन हुआ तो शीना जिद करने लगी कि विनय इस घर को बेच दो, हम नोएडा में किसी अच्छी सोसाइटी में घर लेते हैं, यहाँ बच्चों के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, मैं दीदी से बात करता हूँ, दिल्ली में ही कहीं शिफ्ट होंगे, क्योंकि दीदी की भी जॉब है। मैं हमारी बात कर रही हूँ, इसमें दीदी कहाँ से आ गई। शीना की बात सुनकर विनय को गुस्सा आ गया। मैं दीदी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने कितनी मेहनत की है, मुझे इस लायक बनाया है। शीना प्लीज समझो, वो मेरी माँ से कम नहीं है। शीना की आवाज़ पहले से तेज थी। सरिता सब कुछ सुन रही थी। सरिता उठकर विनय के रूम में गई और बोली, विनय, तू अपने ऑफिस के आसपास कोई घर देख ले, मेरी चिंता मत कर, ये तेरी बीवी है, जिंदगी भर संग रहना है, तो ऐसे लड़ो मत। पर शीना, ये घर नहीं बिकेगा, तुम लोगों के पास सेविंग्स तो होगी ही डाउन पेमेंट देने के लिए, बाकी लोन ले लेना। कहकर सरिता अपने कमरे में आ गई। सरिता की घर ना बेचने की बात सुनकर शीना कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उससे पहले ही विनय बोल पड़ा। शीना, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी शादी दीदी ने अपने पैसों से की है। इतने सालों से वो ये घर अपनी सैलरी से चला रही हैं। मुझसे या तुमसे कभी उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। तो अब मैं कैसे इस घर को बेच सकता हूँ? इस घर पर दीदी का अधिकार है। विनय की बात सुनकर शीना कसमुसा कर रह गई। विनय अपनी बात खत्म करके सरिता के पास शीना की तरफ से माफी मांगने चला गया। दीदी, आपकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि आप शादी के लिए मना करें। आप प्लीज एक बार शादी ना करने के फैसले पर दोबारा विचार करें। शीना ने जो भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोचता था कि हम सब मिलकर रहें, पर आज शीना की बातें सुनकर मैं आपको और अपमानित नहीं होने दूंगा। मैं वहाँ कोई फ्लैट देख लेता हूँ। विनय अपनी बात खत्म करके जाने लगा तो सरिता ने उसे रोका। विनय, माफ कर दे शीना को। आजकल सबको परिवार मतलब बच्चे और पति ही लगता है, तो उसकी भी गलती नहीं है। अलग अलग रहेंगे तो थोड़ा प्यार और इज्जत बनी रहेगी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, तुम डाउन पेमेंट के लिए ले लेना। विनय ने सरिता से पैसे नहीं लिए। रेडी टू मूव फ्लैट लेकर वो 6-7 महीने में शिफ्ट हो गए। सरिता अकेली रह गई थी। बच्चे और शीना महीने में एक बार विनय के साथ आ जाते थे, फिर शाम को वापस चले जाते। अब सब खुश थे। सरिता भी खुश थी कि कम से कम शीना अपना घर तो संभाल ही रही है। विनय और सरिता तो रोज ही बात कर लिया करते थे। सुबह से दोपहर तक तो स्कूल में टाइम बीत जाता था, पर घर आकर अकेलापन लगता था। उसने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शाम भी बीत जाती, रात को भी अकेलापन घेर लेता। ऐसे ही एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक नीतू आ गई। नीतू की हालत देखकर सरिता डर गई।
उसने बच्चों को वापस भेज दिया और नीतू को पानी का ग्लास देकर किचन में चाय बनाने चली गई। नीतू भी ग्लास लेकर वहीं बैठ गई। नीतू, तो कितनी कमजोर हो गई है, अपना ध्यान नहीं रखती क्या? और कब आए तो ससुराल से? सरिता ने कई सवाल एक साथ पूछ डाले। अभी सीधा तेरे पास आई हूँ सरू। मुझे वहाँ कई कई दिन फूका रखा जाता है और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारते हैं। कहते कहते नीतू रोने लगी। सरिता उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसे ये तो पता चला था कि नीतू अपने ससुराल में दुखी है, पर वो इतनी बुरी हालत में है, इसका अंदाजा नहीं था। नीतू, तू पहले चुप हो जा और ले चाय पी, फिर मुझे शुरू से बता। नीतू ने बताया कि शादी के 2 साल के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसकी सास ने डॉक्टर के कहने पर उसके सारे टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। तो डॉक्टर ने उसके पति के भी टेस्ट करवाने के लिए बोला। पहले तो सास ही तैयार नहीं हुई, पर फिर तेरे जीजू ने समझाया तो मान गई। रिपोर्ट आई तो कमी उनमें ही आई। पहले तो तेरे जीजू मेरी ही साइड लेते थे, पर रिपोर्ट आने के बाद वो चिड़चिड़े हो गए और अपनी कमी की बात ना तो खुद किसी को बताई, ना मुझे बताने दिया। छोटी छोटी बात पर रोज ही मारपीट करने लगे। आज सहा नहीं गया तो पूरे परिवार के सामने मैंने भी उनका हाथ पकड़ लिया और पूरे परिवार को सच बताकर यहाँ आ गई तेरे पास। नीतू को रोता देख सरिता ने उसे गले से लगा लिया। तूने बिल्कुल ठीक किया। ओ पागल लड़की, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुझे सबसे पहले अंकल आंटी को बताना चाहिए था, वो तुझे पहले ही घर ले आते, सरिता ने कहा। नहीं सरू, वो कभी नहीं लाते। और तू क्या समझती है कि मैंने बताया नहीं होगा? मैंने सब बताया तो माँ ने कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। यहाँ ले आए तो तेरी दोनों बहनों की शादी होना मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं घर नहीं गई। मैंने ठीक किया ना सरू? बिल्कुल ठीक किया मेरी प्यारी बहना, अब सब सही हो जाएगा। तुम मेरे पास ही रहो। सरिता का साथ और उससे मिली दिलासा ने नीतू को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले ही दिन सरिता स्कूल से छुट्टी लेकर नीतू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसको कुछ ताकत की और पेन किलर भी दी, जिससे उसकी बॉडी पेन ठीक हो जाए। सरिता ने नीतू के मम्मी पापा को नीतू के बारे में बताया और कहा कि वो ठीक हो रही है, आप कभी भी आकर मिल सकती हैं, पर आप उसको फिर से उस नरक में जाने के लिए नहीं कहेंगे। सरिता ने अपने पास आने वाले बच्चों को पढ़ाने में मदद करने के लिए नीतू को अपने पास बैठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अब नीतू का खोया आत्मविश्वास लौट आया और साथ ही आंखों की चमक भी। तब उसने खुद ही सरिता को कहा कि स्कूल से आकर तो थोड़ा आराम कर लिया कर, बच्चों को मैं पढ़ा लिया करूंगी। सुबह के टाइम जब मेड घर का काम करती, तब तक नीतू उसकी छोटी सी बेटी को पढ़ाने बैठ जाती। 4 साल की बच्ची बहुत खुश होकर पढ़ा करती। धीरे धीरे नीतू गली में प्रेस वाले के बच्चों और गली में खाली घूमने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला लेती। जिन बच्चों के स्कूल दोपहर के टाइम लगा करते थे, उनके माँ बाप ट्यूशन के लिए बच्चों को लाने लगे। ऐसे वो सुबह के 5-6 घंटे बिजी रहती। वो अपने अतीत के बारे में सोचने के लिए खुद को खाली टाइम ही नहीं देना चाहती थी। सरिता भी खुश थी कि पुरानी नीतू वापस आ रही है। परिवार को दोनों कभी शॉपिंग तो कभी मूवी देखकर अपने आप को खुश कर लेती। अब 2 सहेलियां फिर से साथ थी, तो उन्हें लीना की याद आई। लीना के घर गए और उसके भाई से लीना का फ़ोन नंबर पूछा, तो उसने दे तो दिया, पर साथ ही कहा कि दीदी वो लीना दीदी से बात नहीं कराती, आप एक बार करके देख लेना। सरिता और नीतू ने एक साथ पूछा, क्यों, सब ठीक तो है? बात तो वो लोग पहले ही कम कराते थे, थोड़ा पुराने विचारों के लोग हैं, पर जब से जीजा जी एक्सपायर हुए हैं, तब से तो वो दीदी को ना यहाँ आने देती हैं, ना ही बात करने देती हैं। सुनकर दोनों को झटका लगा, ये कब हुआ? और तुमने कभी बताया ही नहीं। इतनी दूर तो मेरा घर नहीं है कि खबर ही ना कर सको। मैं मिल तो आती उसको। सरिता उसके भाई पर नाराज हुई। कोई नहीं, वो ज्यादा दूर नहीं रहती, हम दोनों उसको मिलने जाएंगी इसी रविवार को। ठीक है दीदी, मैं ही ले चलूंगा आप दोनों को गाड़ी में। सरिता की बात सुनकर वो शर्मिंदा होता हुआ बोला, भाई ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया उसके साथ, उसको ले आना था यहाँ पर। सरिता ने बोला तो उसने कहा कि हम तो ले आते दीदी, पर उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद ले जाना। हम 6 महीने बाद गए तो बोले कि कुछ आयोजन है अगले महीने, तब ले जाना।
वो सारा दिन काम करवाती रहती हैं, इसीलिए हर बार मना कर देती हैं। इस बार आप भी साथ हो तो लेकर ही आएंगे। रविवार भी आ गया और लीना के भाई भाभी सरिता और नीतू उनके घर पर 11:30 बजे पहुंच गए। उसके भाई ने पहले ही फोन करके अपने आने का बता दिया था। उसका भाई तो बाहर लीना के ससुर और देवर जेठ के साथ बैठक में बैठ गया और भाभी सरिता और नीतू को लीना की देवरानी कमरे तक छोड़ आई। लीना अपनी सहेलियों को देखकर उन दोनों के गले लग गई और रोने लगी। काफी देर बातें होती रही। लीना की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो चाय वगैरह पीकर लीना की भाभी ने उसे तैयार होने के लिए कह दिया। भाभी, आपने घर के बड़ों से बात कर ली? लीना ने झिझकते हुए कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे भैया बात कर रहे हैं, भाभी ने कहा। तब वो तैयार होने चली गई। सरिता और नीतू कमरे से बाहर निकले तो लीना की देवरानी खड़ी थी। आप लोग बड़ी भाभी को ले जाओ, उनका जीना मुश्किल कर दिया है पुरानी रीति रिवाजों के नाम पर। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी यहाँ। मैं जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश करती हूँ, पर ज्यादा यहाँ कुछ कर नहीं पाती। उसकी बातें सुनकर सरिता बाहर बैठक में आ गई। उसने सीधा उसकी सास को कहा, आंटी जी, हम यहाँ लीना को हमेशा के लिए लेने आए हैं। आप घर के काम के लिए अब नौकरानी रख ही लीजिए। लीना की सास ने कुछ कहना चाहा तो नीतू ने ये कहकर चुप करा दिया कि आप लोग हमें चुपचाप लीना को ले जाने दें, वरना यहाँ पुलिस भी आ सकती है। बस फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की और इस बार लीना अपने मायके आ गई, हमेशा के लिए। अब तीनों सहेलियां फिर से एक साथ थीं। लीना के भाई भाभी बहुत अच्छे थे। उनके देखभाल से कुछ ही दिनों में लीना कुछ हद तक ठीक हो गई थी। बाकी दोनों सहेलियों के साथ से भी उसको कुछ मनोबल मिला था। धीरे धीरे उसको दिखों की गिरह खुल रही थी। वो कभी कभार अपने आप ही बताती रहती। किसी ने अपने आप ज्यादा नहीं पूछा, ये सोचकर कि वो दुखी ना हो जाए। जितना उसने बताया उससे पता चला कि पति बहुत अच्छा था और उसका ध्यान रखता था, जो उसकी सास को पसंद नहीं आ रहा था। जब लीना और उसके पति को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो सास उसको अल्ट्रासाउंड के बहाने पैसे देकर पता कराई कि वो एक लड़की को जन्म देगी, तो उसका इलाज करा दिया गया। पति भी बहुत नाराज हुआ, पर अपनी माँ बाप के सामने कुछ नहीं कर पाया। फिर कुछ महीनों बाद उसके पति को पीलिया हुआ और ठीक से इलाज ना करवाने की वजह से लीवर खराब हो गया और वो चल बसे। तब से उसे नौकरों की तरह रखा जा रहा था। खैर, अब सब सही हो गया था। घर के कामों में भाभी की मदद करके नीतू के पास आ जाती और पढ़ाई में उसकी मदद करती। लीना के भाई भाभी उसको बिजी देखकर खुश थे और अब तो फिर से वो हंसने भी लगी थी। दोनों सहेलियां सुबह गरीब बच्चों को पढ़ाती, जिनसे एक पैसा भी नहीं लेती, और शाम को दूसरे बच्चों को। सरिता अपनी सहेलियों को देखकर खुश रहती। सुबह के समय बच्चे पढ़ने लगे तो एक क्लास ऊपर लगती और दूसरी नीचे। सारा दिन बच्चों का शोर उन्हें सुकून देता और याद दिलाता कि वो भी जिंदा हैं। नीतू और लीना की लगन देखकर सरिता ने दोनों का कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का कोर्स करने के लिए एडमिशन करा दिया। दोनों ट्यूशन के बीच का टाइम दोनों ने अपनी कोचिंग के लिए चुन लिया। सरिता लीना और नीतू जैसी औरतों को सहारा देने के लिए कुछ करना चाह रही थी। इसी पर काफी सोच विचार कर उसने एक संस्था चलाने का सोचा, जिसके बारे में जानकर उसकी दोनों सहेलियां बहुत खुश हो गई। लीना ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो वो भी जितना हो सकेगा मदद करेगा। सरिता ने अपने स्कूल में साथ पढ़ाने वाली टीचर से बात की तो उसने बताया कि रोहिणी की तरफ प्रॉपर्टी रेट्स कम हैं, उस साइड देख लो। बस तो क्या था, कुछ पैसे लीना के भाई ने लगाया, बाकी सरिता ने लोन ले लिया और तकरीबन 2 साल लग ही गए सब कानूनी कार्रवाई में। पर संस्था तैयार हो गई, जिसका नाम सरिता ने आशा रखा। पहले 4 कमरे, किचन, बाथरूम वगैरह सब बनाए। छोटा सा लॉन बनाया जिसमें घास और कुछ गमले और बाउंड्री के पास और मेव पेड़ के आसपास हरियाली के लिए पेड़ भी लगाए, जो धीरे धीरे बड़े होते गए और संस्था के स्थापित होने के साक्षी बने। नीतू और लीना ने संस्था को अपना पूरा वक्त दिया। समाज और परिवार द्वारा सताई गई लड़कियों और औरतों को आशा देती है आशा संस्था। कई गरीब बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनकी पढ़ाई में मदद करते रहते हैं।
जैसे जैसे समय बीत रहा था, इस संस्था को लोग जानने लगे थे। लोगों से डोनेशन भी मिलने लगी, तो संस्था का भी विस्तार होना स्वाभाविक है। लीना के भाई भाभी ने काफी मदद की। नीतू की दोनों बहनों की शादी हो गई, तो उसके मम्मी पापा अब उससे मिलने आने लगे। उन्होंने घर चलने को कहा तो उसने साफ कह दिया कि जब मुझे आपके सहारे की जरूरत थी, तब आपने मुझसे मुंह फेर लिया। अब मैं आपके घर नहीं रह सकती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इधर विनय और शीना आते जाते रहते थे। शीना को गुस्सा तो था ही कि सरिता ने घर बेचने से मना कर दिया था, पर विनय के दबाव के कारण उसे आना ही पड़ता था। बच्चों को अपनी बुआ से बहुत प्यार था। सरिता सुबह स्कूल जाती और लीना और नीतू अपनी संस्था, वहां भी बच्चे पढ़ने आते हैं। लड़कियों और औरतों को सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाने के लिए टीचर्स हैं। जिसका जो मन हो वो सीख ले। उनके अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल और आत्मविश्वासी बनने में मदद की जाती है। शुरुआत में काफी दिक्कत भी आई, पर सबका मुकाबला तीनों ने मिलकर किया और हमेशा जीत कर आगे बढ़ती चली गई। सरिता स्कूल से सीधी यहाँ आ जाती है, तो तीनों शाम को एक साथ घर जाती हैं। रात को एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जो ना किसी को बाहर जाने देता है ना किसी को अंदर जाने देता है। नीतू का फोन बजा तो तीनों एक साथ फ्लैशबैक में से आज में वापस आ गई। नीतू ने फोन देखा तो कोई नंबर था, उसने उठा लिया। हेलो मैडम, दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? नीतू मैडम, मैं पूजा बोल रही हूँ। कौन पूजा? बेटा, मैंने पहचाना नहीं। मैं आपकी मेड सरोज की बेटी पूजा बोल रही हूँ, जिसकी 10वीं की फीस और पढ़ाई का खर्च सरिता मैडम ने उठाया था। सरिता मैडम को कॉल कर रही थी, उन्होंने उठाया नहीं तो आपको किया। माँ बता रही थी कि आप अब सभी साथ रहती हो। हाँ पूजा बेटा, याद आया। हम तीनों यही हैं। काफी टाइम हो गया तो पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं मैम, मैंने आप सबको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरी सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब लग गई है। आप लोग घर पर कम मिलेंगे, आप सबसे मिलना चाहती हूँ। बेटा, हम लोग कल मिलते हैं। संडे है तो सरिता मैम भी घर पर होंगी। 10 बजे तक आ जाना, फिर हमें यहाँ आना होता है। ठीक है मैम। क्या हुआ सरू? खुशखबरी है। अपनी सरोज थी ना, उसकी बेटी पूजा ने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और उसकी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब लग गई है। कल आएगी वो हमसे मिलने। ये तो बहुत खुशी की बात है। जल्दी चलो, यहाँ सब हो गया है, लीना ने कहा। हाँ चलते हैं। रास्ते से एक मिठाई का डब्बा भी ले लेना। कल वो आएगी तो मुंह मीठा करवाना है उसका। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। तीनों सहेलियों की आंखों में चमक थी। जैसे एक माँ खुश होती है अपनी बेटी की सफलता पर, वैसे ही खुश हैं वो तीनों। आखिर एक छोटी सी चिड़िया ने उड़ान भरी है अपने सपनों की। अगले दिन पूजा सुबह 8 बजे ही आ गई, साथ ही मिठाई का डब्बा भी लाई। सबने मुंह मीठा किया और पूजा का भी करवाया। पूजा ने तीनों से आशीर्वाद लिया और बोली, मैम आप नहीं होते तो मैं 10वीं के पेपर भी नहीं दे पाती। बाबू ने तो माँ से सारे पैसे छीन लिए थे। वो तो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। आज माँ अपना काम भी आप लोगों की वजह से कर पा रही हैं। आपने मेरी पढ़ाई का अब तक सब कर्ज छुटाया है। ना जाने हम आपका ये कर्ज कैसे उतारेंगे। बेटा, मैंने कोई एहसान नहीं किया। सबको पढ़ने का अधिकार है। तुम होशियार थी तभी इस जगह तक पहुंच पाई हो। ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने तो बस थोड़े पैसे से मदद की है। अब तुम अपने भाई बहन को भी खूब पढ़ाओ और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करो। बस यही चाहिए हम सबको तुमसे। सरिता की बात सुनकर, हाँ जी मैम, ऐसा ही होगा। पूजा ने सरिता को आश्वस्त किया। पूजा के जाने के बाद सरिता बोली, देखा तुम दोनों ने, ना जाने ऐसे कितनी लड़कियां अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। बस थोड़े सहारे की जरूरत होती है। हमें ऐसे ही सबको संवारना है, उन्हें पैरों पर खड़ा होने में मदद करनी है, जिससे वो भी हमारी तरह इस समाज में अपना सर उठाकर जी पाएं। बिल्कुल ठीक कहा सरू तूने। तेरी वजह से ही हम दोनों को एक मकसद मिला है, अपनी जैसी बहनों को पुराने विचारों और अत्याचारों से बचाने का, जो कभी समाज के नाम पर तो कभी परिवार के छोटी शान के लिए शिकार होती आई हैं। उन सबको एक नई राह दिखानी है। लीना ने कहा तो नीतू ने भी सहमति जताई। अच्छा, अब जल्दी करो, आज आशा में एक मेहमान आने वाले हैं, उनसे भी मिलना है।
सर्दियों में वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता। सरिता ने अपने पर्स में मोबाइल वगैरह रखते हुए कहा। नीतू, तू एक बात भूल गई, विनय को फोन करना, नीतू ने याद दिलाया। हाँ, अच्छा याद दिलाया यार, अभी कर लेती हूँ। तुम जल्दी से जो सामान लेना है लो और गाड़ी में रखो, कहते हुए उसने विनय को फोन मिलाया। उधर विनय ने फोन उठाया और हालचाल पूछने के बाद सरिता ने कहा, विनय बेटा, तू अगले हफ्ते जाना है ना बाहर? तो बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं, तो शीना के साथ बच्चों को भी ले जा, वो भी इसी बहाने घूम आएंगे। और पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरे अकाउंट में बच्चों के टिकट और थोड़े बहुत उनके खर्च के लिए पैसे जमा करवा दूंगी। बुआ इतना तो कर ही सकती है ना? दीदी, आप बहुत कुछ करती हो, मैं ही नालायक भाई हूँ जो आपका ध्यान ही नहीं रख पा रहा। विनय की आवाज़ भर्रा गई। भाई, तू अपना दिल छोटा मत किया कर, मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों और आशा के साथ। अच्छा, अभी वहीं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कहकर सरिता ने फोन रख दिया और घर को ताला लगाकर बाहर आ गई। दोनों कार में बैठी थी। संस्था पहुंचे तो कुछ देर बाद वो मेहमान भी आ गई। 55-60 साल के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे मेहमान। सरिता ने लीना और नीतू से उनको मिलवाया। पाठक साहब, ये दोनों ही इस संस्था को चला रही हैं, और ये हैं पाठक साहब जो रेडीमेड कपड़ों के होलसेलर हैं। ये हमारा काम देखना चाह रहे हैं, तो कुछ सैंपल दिखा दो इनको, और सुप्रिया को भी बुला लो। नीतू खुद गई और सुप्रिया के साथ कुछ सैंपल अंदर भेजकर खुद सबसे मिलने चली गई। सैंपल पाठक साहब को अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा कि वो सारा माल उनसे लेने को तैयार है, बस मटेरियल का ध्यान रखना पड़ेगा और हर डिज़ाइन के 3 साइज बनाने पड़ेंगे। तो सरिता ने कहा, ठीक है, आप अपने डिज़ाइन देंगे या हमें खुद ही बनाने हैं? तो वो बोले, आप अपने बनाएं। वो अपने रिटेलर्स को भेज देंगे, फिर पता चलेगा कि किस तरह के बनाने चाहिए, डिमांड के हिसाब से। ठीक है पाठक सर, पहले आप बता दीजिए कि कितनी पीस बनाने हैं और कितने दिन में। अभी आप 200 पीस बनवाएं, और जो सैंपल दिखाया है यही फैब्रिक, रंग 4-5 ले लीजिए, और हर रंग के 3 साइज बनाने हैं, मतलब 600 पीस। 22 दिन का टाइम है, बना लेंगे आप लोग? सुप्रिया को देखते हुए उन्होंने पूछा, तो सरिता भी सुप्रिया की तरफ देखने लगी। सर, हम बना लेंगे, आप हमें आपके साइज जो रहते हैं रेडीमेड के वो बता दीजिएगा। हाँ ज़रूर, वो मैं कल भेज दूंगा। सुप्रिया कह रही है तो हम बना लेंगे पाठक सर, सरिता ने कहा, और सुप्रिया को नीतू को बुलाने के लिए भेज दिया। पाठक साहब, आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके भेज दीजिएगा, और साइज चार्ट भी। जी ज़रूर भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहें। तब तक नीतू भी आ गई और साथ ही सबके लिए चाय भी। सरिता जी, मैं 2 लाख का चेक देकर जा रहा हूँ आपको, फैब्रिक लेना होगा और बाकी सामान भी। आई होप इतने में आपका काम हो जाएगा। जी थैंक यू सर, अभी आप चेक अपने पास रख लीजिए, पहले हमें हर पीस कॉस्टिंग निकालने दीजिए, फिर अगर आपको ठीक लगेगा तो आप चेक दे दीजिएगा। नीतू ने कहा तो सरिता भी बोली, मैडम ठीक कह रही हैं सर, आपको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन लोगों की बात सुनकर पाठक साहब मुस्कुरा दिए। जी, आप जैसा कहें। आप आजकल में बता देंगी तो मैं फिर पेपर्स और चेक भेज दूंगा। अब इजाज़त दीजिए। आप तीनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। वैसे आपने अपने ब्रांड का नाम क्या सोचा है सरिता जी? हमारे हर प्रोडक्ट का नाम आशा है सर। हम लोग पापड़, अचार, बड़ियों की भी लोकल में सप्लाई करते हैं। कोई आपकी पहचान में इस लाइन में हो तो ज़रूर बताएं। हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़ने वाली हर औरत और लड़की को जीने के लिए कोई कला सिखा पाएं, जिससे वो अपने हिस्से के सपनों को पूरा कर पाएं। साथ ही उनके जीवन को एक सही दिशा मिले और वो बेखौफ खुले आसमान में अपनी उड़ान भर सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा सरिता जी, और जो आप लोग काम कर रहे हैं वो तो बहुत सराहनीय है। हमारी सोसाइटी को सच में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर महिलाओं को। आज के समय में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ काम आ सकूं। बस मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं। आप जो भी कॉस्ट लगाएंगी मैं उसमें अपना प्रॉफिट जोड़े बिना आगे रिटेलर्स को भेज दूंगा। आप ऑर्डर कंफर्म समझिए और चेक रख लीजिए। कहते हुए एक बार फिर चेक सरिता जी को थमा दिया। सरिता ने कहा भी,
आप क्यों अपने काम में नुकसान उठा रहे हैं सर? पर वो नहीं माने, तो मजबूरन सरिता ने वो चेक रख लिया। आशा से जुड़ी हर औरत चाहे वो 30 की थी या 60 की, या फिर चाहे 15-17 साल की बच्चियां, किसी न किसी काम में व्यस्त और खुश रहती। अधमरी आई औरतें भी अब अपने जीवन से खुश हैं, क्योंकि अब उनके पास मकसद है। सरिता, नीतू और लीना भी खुश हैं अपने काम से। धीरे धीरे आशा एक सशक्त संस्था बन गई है, जिसे कोई डोनेशन या सरकारी मदद की दरकार नहीं है। वो खुद कमाकर स्वाभिमान से जी रहे हैं और नए सदस्यों में स्वावलंबी होने का मंत्र फूंक रहे हैं। उनमें छुपी कला पहचान कर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहे हैं। जैसे चिड़िया को एक घोंसला मिल गया है, चहचहाने और खुले आसमान में विचरने के लिए। सरिता, नीतू और लीना के सपने साकार हो रहे हैं। आखिर अपने सपनों के लिए उड़ान भरने का मौका जो सबको मिल रहा है।